नमस्कार। महाकाल की धरती पर और इस एमपी उत्कर्ष में आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। क्लास चालू हो चुकी है मेरे लाडलों और हम पहुंच चुके हैं कंप्यूटर की दुनिया में। तो मैं चेतन जैन आप सबका इस उत्कर्ष के एमपी उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट राहुल, अर्जुन, महादेव के लाडले, गुलाब सिंह, हर्षिता, बहुत बहुत सारे मेरे सभी पारियों को, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को, सबको नमस्कार। तो हाय, गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर कर दें ताकि हम मजा ले सकें, आनंद ले सकें और प्रश्नोत्तर को ध्यान से समझ सकें। तो रोहित जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पूजा जी वेलकम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए एमपी उत्कर्ष में इस कंप्यूटर की दुनिया में आपका स्वागत और करते हैं स्टार्ट हमारे सबसे टॉप सब्जेक्ट को, एमपी। और एमपी के अंदर आप किसी भी तरह का प्रश्न, किसी भी तरह की प्रतियोगिता परीक्षाएं दें, किसी भी तरह की प्रतियोगिताएं परीक्षाएं दें, चाहे आप पटवार की तैयारी करें, एसआई की तैयारी करें, कांस्टेबल की तैयारी करें, एमपीपीएस की तैयारी करें, आपको जिस भी प्रतियोगिता परीक्षा में चयनित होना है, जिस परीक्षा में कंप्यूटर आने वाला है, उस कंप्यूटर की तैयारी मैं चेतन जैन इस एमपी उत्कर्ष के माध्यम से आपको करवाने वाला हूं। तो राहुल, चंद्र प्रभा, नीरज, गुलाब, पूजा और मेरे बहुत सारे ऐसे गुलाब जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए हम करते हैं शुरुआत, करते हैं आगाज आज की क्लास का। और वो क्लास कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों? वो क्लास है कंप्यूटर। और हम इस कंप्यूटर की दुनिया में, इस कंप्यूटर की क्लास में हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से एक प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह के प्रश्न हमें परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या है? हमारे पास है कंप्यूटर का बेसिक भंडार, कंप्यूटर फंडामेंटल की कहानी। तो चलिए एमपी टेट हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे एसएससी बैंक हो, चाहे एसआई हो, चाहे पुलिस हो या एमपी पटवार में, तो बिल्कुल क्लियरली कंप्यूटर हमें पढ़ना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करते हैं आज के आनंद की शुरुआत। और ये रहा प्रश्न आपके सामने। हम प्रश्न के माध्यम से क्या करेंगे? प्रश्न को समझेंगे, प्रश्न की डिटेल को समझेंगे, उसकी थ्योरी को समझेंगे और हम यहां पर प्रश्न के साथ थ्योरी पढ़ते हुए अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट का यहां पर आगाज करेंगे। कंप्यूटर को हम यहां पर बिल्कुल दिल से समझेंगे, क्लिक 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 करते हुए हम इसके अंदर सॉफ्टवेयर जैसे बन जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम। और आप प्रश्न पढ़ें, ध्यान से प्रश्नों को पढ़ें, ऑप्शंस देखें और फिर उत्तर बताएं। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है कि कंप्यूटर की दुनिया में प्रवेश करके और कंप्यूटर जो प्रश्न पूछा है, चाहे वो प्रश्न किसी भी प्रकार के हों, लाइट प्रश्न होंगे, हाइट प्रश्न होंगे, मतलब बिल्कुल सिंपल प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, टफ प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हर प्रश्न आपको कुछ ना कुछ बता करके, कुछ ना कुछ दे करके जाएगा। तो नीरज जी का सबसे पहले जवाब आ गया है, उत्तर आ गया है। चलिए, तो ध्यान देना है हमें यहां पर। तो देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है। यहां पर पूछा जा रहा है कि विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज एनटी किस नाम से जाने जाते हैं। अरे ये विंडोज किस नाम से जाना जाता है? ये विंडो क्या है? तो ये विंडो क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो आज की क्लास के बाद जान जाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो आप नहीं जानते हो। तो जो आपको आता है वो आपको बताना है, जो नहीं आता है उससे सीखना है, और आता है नहीं आता है इन सीखेंगे और हम बनेंगे परफेक्ट।
परफेक्ट इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर हमें परफेक्ट बनना है। तो यहां पर देखो, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, विंडोज किसके द्वारा दिया गया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा दिया गया। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है और इस कंपनी के द्वारा दिया गया क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है यह? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है यह? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहां पर विंडोज एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और यह सिस्टम क्या करता है? तो ध्यान से समझना है। हमको पता है, आपको पता है, आंसर आपको मालूम है, लेकिन हमें आंसर पर बात नहीं करनी है, इसकी गहराई पर बात करनी है, इसके अंत तक पहुंचना है। कहां कहां पर कैसे कैसे प्रश्न मिल सकते हैं और कैसे प्रश्न बन सकते हैं, कहां तक हम पहुंचे। तो आज वही क्लास आप सबको समर्पित है कि हम यहां पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो यहां पर ध्यान देना है आपको, सिस्टम सॉफ्टवेयर, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब क्या है, किसने दिया है? विंडो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा दिया गया सॉफ्टवेयर कौन सा है? विंडोज। और ये विंडोज क्या है, किस नाम से जाना जाता है? क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें दिखाई दे रहा है? नहीं। तो क्या है ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है ये? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन पूछा जाता कि यह किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं? हम 3 तरह के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर देखते हैं, एक एप्लीकेशन, दूसरा सिस्टम और तीसरा यूटिलिटी। तो देखो यहां पर एप्लीकेशन, सिस्टम और यूटिलिटी, 3 तरह के सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर पर सर्वाधिक देखते हैं। कौन कौन से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यहां पर अब ये 3 सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन अब ये पूछ लिया जाए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? आंसर क्या देंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? आंसर क्या देंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये विंडोज 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 जो शब्द हैं, विंडोज 95, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ये किसके नाम है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। क्या है ये? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या करता है? सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है। तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो इस सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है, सिस्टम को चलाने का काम करता है। सिस्टम कौन सा? सिस्टम हमारा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर लगे हुए जितने भी हार्डवेयर हैं, कंप्यूटर के अंदर लगे हुए जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, तो ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने का काम, मैनेज करने का काम कौन करेगा? वो करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां पर उत्तर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन और ऑप्शंस हमें क्या दिए गए हैं? तो यहां पर दिया गया है प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है? तो जैसे हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, तो हम माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम माइक्रो कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर जो वर्तमान में हम कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी पर काम कर रहे हैं, और 5वीं पीढ़ी पर जब हम कंप्यूटर को देख रहे हैं, कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर को चला रहे हैं, तो ऐसे कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस क्या कहलाती है? प्रोसेसर। क्या कहलाती है? प्रोसेसर, जो प्रोसेसिंग का कार्य करता है। और वर्तमान कंप्यूटर के अंदर कौन सा प्रोसेसर टेक्निक हम यूज करते हैं? ULSI। कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। हम ULSI प्रोसेसर का प्रयोग हम वर्तमान कंप्यूटरों के अंदर कर रहे हैं। तो प्रोसेसर, प्रोसेसिंग डिवाइस। दूसरा शब्द देखें, डोमेन नाम। डोमेन नाम क्या है? डोमेन नाम, जब हम किसी वेबसाइट को देखते हैं, जब हम वेबसाइट को चलाते हैं, जैसे हमने वेबसाइट चलाई www.google.com, तो ये कॉम क्या है? हमने किसी वेबसाइट को चलाया www.google.in,
या हमने किसी भी प्रकार की वेबसाइट को चलाया तो हमने पीछे .com .gov.in लिखा, तो ये क्या है? यह है डोमेन नेम। डोमेन नेम, और डोमेन नेम में क्या है? डोमेन नेम का मतलब क्या कि जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के लास्ट में जो शब्द दिया गया है उसे हम क्या कहेंगे? डोमेन नेम। और उस डोमेन नेम के माध्यम से हमें क्या समझ में आएगा? हमें यह समझ में आएगा कि हम उस जो वेबसाइट है उस वेबसाइट है उस वेबसाइट की कैटेगरी कौन सी है। जैसे जीओवी तो क्या हुआ? गवर्नमेंट वेबसाइट, ईडीयू एजुकेशन वेबसाइट, ओआरजी ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट, कॉम कॉमर्शियल वेबसाइट। तो ये सभी क्या दर्शाता है? डोमेन नेम। हाँ, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि एमपी पुलिस में भी आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। आप जिस भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी कंप्यूटर है, सामान्य ज्ञान है, जहां पर भी आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा, तो हर स्थान पर, हर जगह ऐसे कंप्यूटर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कौन से, कहां, कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, एमपी पटवार मुख्य रूप से, उसके अंदर तो कंप्यूटर की भरमार है, बहुत जबरदस्त आपको तैयारी करनी है। पुलिस में भी, एमपी पुलिस में भी, एमपी एसआई में भी, एमपी पीएससी में भी, एमपी के हर एग्जाम में अगर कंप्यूटर है तो उसके अंदर आपको ऐसे कंप्यूटर के प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे। और उसकी तैयारी हम कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे, हम यहां पर धीरे धीरे, स्नेह स्नेह, धीरे धीरे हम अपनी मंजिल को प्राप्त करें। तो यहां पर डोमेन नेम किसी वेबसाइट के पीछे लगा जाने वाला शब्द, और वो शब्द बताता है कि वो वेबसाइट की कैटेगरी क्या है। और मॉडेम, मॉडेम का मतलब एक ऐसी आउटपुट डिवाइस, एक ऐसी इनपुट डिवाइस, मतलब हम कहें कि एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर पर जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो इंटरनेट के लिए सिग्नल्स को परिवर्तित करता है, सिग्नल्स को बदलता है। जैसे एनालॉग सिग्नल है उसे बदलेगा किसमें? डिजिटल में। डिजिटल सिग्नल है उसे बदलेगा एनालॉग सिग्नल में। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन करने का काम कौन करेगा? मॉडेम। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केवल हम प्रश्न पढ़ करके उसका उत्तर दें, यहीं तक हम सीमित नहीं रहेंगे। हम प्रश्न पढ़ेंगे और उसके 4 जवाब को हम ध्यान से समझेंगे, ताकि हम गहराई से हमारे परीक्षा की तैयारी हम कर सकें। तो हमारी परीक्षाओं की तैयारी हम कर सकें, तो ऐसी परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमें एक एक ऑप्शंस पर हमें फोकस करना होगा। क्योंकि मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता कौन सा प्रश्न पेपर में छपा हुआ है, लेकिन हमें यह पता है कि यह परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, यह हमारी संभावनाएं हो सकती है। तो उन संभावनाओं को हम तलाश रहे हैं। और जिस दिन आप परफेक्ट बन जाएंगे, और परफेक्ट कब बनेंगे? जब आप धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब आप महान बनेंगे, परफेक्ट बनेंगे, और कंप्यूटर को देखते ही आप क्लिक कर देंगे। तो बिल्कुल नीलम जी, मैथ्स की भी क्लास लगेगी, साइंस की भी क्लास लगेगी, जीके की भी क्लास लगेगी। सभी एमपी के अंदर होने वाले जो भी कोर्सेज हैं, उन जो भी सब्जेक्ट हैं, उन सब की क्लास लगेगी। टाइमिंग क्या रहेगा आप चैनल पर देख सकते हो, जो आपका चैनल है उस पर लिंक है, उस लिंक पर आप देख करके पता कर सकते हो कि कौन सी क्लास लगने वाली है, उसका टाइमिंग क्या है। सभी क्लासेस आपके इस चैनल पर लगेंगे। तो यहाँ पर ये रहा इस प्रश्न का पूरा डिटेल, पूरी व्याख्या, और क्या है कि विंडोज 95 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या पूछता है? तो देखो यहां पर हमें प्रश्न देखा, आंसर लगाया, बात खत्म नहीं करनी है, हमें ऑप्शंस देखने हैं, हमें परफेक्ट होना है। एक प्रश्न नहीं, हम 4 प्रश्न कर रहे हैं। तो चलिए यहां पर देखें, एक्टिव सेल के कंटेंट्स डैश कहां दिखाते हैं? एक्टिव सेल के कंटेंट्स हमें कहां देखते हैं? एक्टिव सेल के कंटेंट्स को डैश कौन दिखाता है? डैश दिखाते हैं। तो एक्टिव सेल के कंटेंट्स हमें कहां देखने को मिलते हैं? पहला ऑप्शन है नेम बॉक्स में, दूसरा रीडिंग, तीसरा फॉर्मूला बार, चौथा टास्क पेन। तो यहां पर देखें, नीरज उपाध्याय जी का आंसर है, नीरज जी का आंसर है ए। लेकिन मेरे प्रिय मित्र,
ये जो आपका उत्तर है यह गलत है, नेम बॉक्स। ध्यान से समझिएगा, यही हम जल्दबाजी में हम सही प्रश्न को गलत कर बैठते हैं, क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि यहाँ पर एक्टिव सेल दिया है और वह हमें कहाँ दिखाई देगा। तो ध्यान से समझना मेरे प्यारे मित्रों, हम यहाँ पर कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं और केवल कंप्यूटर को पढ़ नहीं रहे हैं, हम कंप्यूटर को पढ़ करके समझ रहे हैं, साथ में हम इसकी थ्योरी भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक्टिव सेल, सबसे पहले हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, तो हमें एक एक ऑप्शंस को क्लियर करना होगा। नीलम जी ने आंसर दिया है टास्क बार, गलत है, आपका आंसर गलत है। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले देखो प्रश्न कहां से पूछा गया है, क्योंकि अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन जो अंजाम होगा उस समय हमारे पास में ऐसे हजारों सैकड़ों हर तरह के प्रश्न हमें यहां पर दिखाई देते हैं। तो यहां पर दिखाई देते हैं कौन से, तो कैसे हम समझेंगे? तो देखो ये सेल प्रश्न पूछा गया है, सेल कहां पर आएगा? सेल आएगा एमएस एक्सेल के अंदर। ये सेल कहां होगा? एमएस एक्सेल के अंदर। तो हमें इस प्रश्न को पकड़ करके पहुंचना है कि वो प्रश्न कहां पर कैसा होगा। तो यहां पर समझें कि ये एमएस एक्सेल के अंदर क्या होंगे? सेल होंगे। सेल क्या होगा? ये जो बॉक्स है इसको क्या कहेंगे? सेल। यहां पर ये क्या है? ये है कॉलम। यहां पर ये क्या है? ये वर्टिकल कॉलम है। और यहां पर क्या है? ये हॉरिजॉन्टल क्या है? रो है, पंक्तियां है। तो यहां पर ये कॉलम और ये क्या है? पंक्तियां। तो रो और कॉलम के मिलने से जो इंटरसेक्शन बनता है उसे क्या कहते हैं? सेल। और एमएस एक्सेल के अंदर इस सेल में ही जाकर के डेटा स्टोर होता है, इस सेल में जाकर के डेटा स्टोर होता है। और जब इस सेल के अंदर जाकर के डेटा स्टोर होता है तो यहां पर मैंने लिखा ए बी कुछ भी, तो यहां पर अब ये जो सेल है जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया गया है, तो यहां पर ये सेल क्या कहलाएगा? ये सेल कहलाएगा एक्टिव सेल। तो ध्यान देना मेरे प्यारे मित्रों, जो सेल, जिस सेल को हमने क्लिक किया है, जिस सेल पर हमने डेटा को स्टोर करना है, वह सेल क्या कहलाएगा? वह सेल कहलाएगा एक्टिव सेल। तो यहां पर ध्यान से समझना मेरे प्रिय मित्र, क्या बोल रहे हैं सर, मैं कंप्यूटर पहली बार पढ़ रहा हूं। आप निश्चिंत रहें, जो भी आज इस क्लास को देख रहे हैं और जो देखने वाले हैं वह निश्चित रूप से देखें कि हम यहाँ पर बेसिक लेवल से और बिल्कुल शून्य से शिखर की ओर चलने वाले हैं। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से हम यहाँ पर अपनी जो तैयारी है उसको पूर्ण करने वाले हैं। हम टॉप लेवल से पढ़ने वाले हैं। हम धीरे धीरे बेसिक से ऊपर पहुँचेंगे और धीरे धीरे हम सभी प्रश्नों के जवाब देने में परिपक्व हो जाएंगे, क्योंकि हम जब इनको समझेंगे, जब हम इनको जानेंगे, तभी हम इनको आगे पहचानेंगे। तो एक एक शब्द पर हमारी निगाहें पड़ेगी, हम ऑप्शंस को देखेंगे और फिर प्रश्न को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि इसका ये आंसर है। तो बिल्कुल अब देखिए यहाँ पर, अब एमएस एक्सेल में हमें क्या दिखाई देती है? स्प्रेडशीट। एमएस एक्सेल में जो पेज दिखाई देता है वह पेज क्या दिखाई देता है? स्प्रेडशीट हम कहते हैं। एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट कैसे दिखाई देती है? इस तरह से कॉलम और रो बना होता है, और रो और कॉलम के मिलने से क्या बना होता है? सेल बना होता है। इस सेल के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। अब ध्यान से समझना, जो प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझना कि यहां पर जो सेल, जिस सेल की बाउंड्री गहरी होगी, जिस सेल की बाउंड्री गहरी होगी, वही क्या होगा? वो एक्टिव सेल होगा। वही क्या होगा? एक्टिव सेल होगा। इसका मतलब उसी सेल के अंदर हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो यहां पर हम डेटा को इंसर्ट करेंगे, वो एक्टिव सेल होगा। अब पूछ रहा है कि जो एक्टिव सेल के कंटेंट हैं, यहां पर मैंने इस शब्द को रखा, ए टाइप किया, तो जो एक्टिव सेल है उसके जो कंटेंट्स हैं वह हमें कहां और दिखाई दे सकते हैं? हम उन्हें और कहां पर देख सकते हैं? क्या नेम बॉक्स में देख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। हम उन्हें कहां पर देख सकते हैं? क्या रीडिंग का मतलब तो पढ़ना? जी नहीं। यहां पर टास्क पेन में? जी नहीं। हमें कहां दिखाई देगा? फॉर्मूला बार में। हम कहां पर देखेंगे? फॉर्मूला बार में। तो यहां पर प्रश्न को ध्यान से समझ करके, ऑप्शंस को ध्यान से समझ करके हमें उत्तर देना है। जो भी कंटेंट हम सेल के अंदर लिख रहे होते हैं वैसे का वैसा कंटेंट हमें कहां दिखाई देता है?
फॉर्मूला बार पर। तो एमएस एक्सेल में ये जो शीट है, इस शीट के ऊपर एक बार होती है जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार। और एमएस एक्सेल एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। गणित के गणनाओं को सुचारित रूप से संचालित करने के लिए, अंक गणितीय गणना हो, तार्किक गणनाएं हो, तो किसी भी तरह की गणनाओं का यदि हम प्रयोग करना चाहते हो, गणितीय गणनाओं का उपयोग कर रहे हैं, हम फंक्शंस का, फॉर्मूला का प्रयोग कर रहे हैं, हम किसका प्रयोग करेंगे? एमएस एक्सेल में। और हम कहां पर लगाएंगे उसको? फॉर्मूला बार में। बिल्कुल गुलाब जी, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो कि फॉर्मूला बार में हम फॉर्मूला रखते हैं, और जो भी हम कंटेंट सेल के अंदर लिखते हैं वो सभी हमें कहां दिखाई देते हैं? इस फॉर्मूला बार पर दिखाई देते हैं। तो यहां पर क्या पूछा गया है? एक्टिव सेल के कंटेंट। तो एक्टिव सेल के कंटेंट हमें कहां दिखाई देंगे? फॉर्मूला बार पर। जबकि नेम बॉक्स में क्या दिखाई देता है? एक्टिव सेल का एड्रेस। तो ध्यान देना, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन गया कि एक्टिव सेल का एड्रेस। तो एक्टिव सेल का एड्रेस हमें कहां दिखाई देगा? वो दिखाई देगा फॉर्मूला बार में, नेम बॉक्स में। वो कहां दिखाई देगा हमें? नेम बॉक्स में। यदि हमने इस वाले सेल को क्लिक किया है, इस वाले सेल को क्लिक किया है, तो कौन सा सेल हमने क्लिक किया है? A1 क्लिक किया है, A2 क्लिक किया है, A3 क्लिक किया है, तो वह कहां हमें दिखाई देगा? नेम बॉक्स में। सर एमपी जीके की क्लास कितनी बजे है? शाम को है। आप जो हमारा एमपी उत्कर्ष चैनल है, इस पर आप देखिए, इस पर आपको लिंक मिल जाएगा, और आपको पूरी जो भी क्लासेस लगने वाली हैं वो किस किस समय लगने वाली है उसकी पूरी जानकारी आप उस चैनल के लिंक पर देख सकते हो। तो जो आप अभी चैनल को देख रहे हो तो उसी पर आपको दिखाई देगा कौन कौन सी क्लासेस हैं, कितनी कितनी बजे हैं। तो आपकी जीके की क्लास, एमपी जीके की क्लास होने वाली है शाम को, आपकी क्लास होने वाली है साइंस की। तो ऐसी बहुत सारी क्लासेस आपको मिलने वाली है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर। और कंप्यूटर केवल पढ़ रीड नहीं कर रहे हैं, हम इसको समझ रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। कंप्यूटर एक ऐसा इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें कॉन्सेप्ट ध्यान से समझने होते हैं। यहां पर हम शब्दों को नहीं रट सकते हैं, हम यहां पर प्रश्नों को नहीं रटेंगे, हम यहां पर इसकी डिटेल को समझेंगे, ताकि किसी भी तरह का प्रश्न कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाए तो हम आसानी से जवाब दे सकें। तो बहुत सारे मेरे प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल बिल्कुल नीलम जी, शाम को एमपी जो जीके की क्लास है वो शाम को क्लास है 6 बजे। तो मैं बिल्कुल आपको इस क्लास के अंत में जाते जाते बता दूंगा कौन कौन सी क्लास कहाँ कितनी कितनी बजे आपको दिखाई देगी। तो आप अंत तक जरूर अभी पढ़ते रहें, और मैं बता दूंगा आपको कौन कौन सी क्लास कब कब लगने वाली है। तो चलिए यहाँ पर आपको इसको आगे बढ़ाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल चुका है। अगला प्रश्न, आप प्रश्न पढ़ें और उत्तर निकालने की कोशिश करें, जवाब दें कि क्या जवाब होना चाहिए, हम यहां पर परफेक्ट बन सकें। तो देखो, रैम के बारे में निम्न में से असत्य क्या है? तो यहां पर अपने को ध्यान देना है, रैम के बारे में पूछा है, रैम के बारे में, और क्या पूछना है यहां पर? असत्य क्या है वो पूछा गया है। अब ये रैम क्या होती है? तो रैम एक मेमोरी का नाम है। रैम किसका नाम है? रैम मेमोरी का यहां पर नाम है। और कंप्यूटर के अंदर रैम क्या है? एक मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? तो मेमोरी कौन सी है? तो यहां पर देखो, हम मेमोरी की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर पर दो प्रकार के मेमोरी का प्रयोग किया जा रहा है, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। तो यहां पर दो प्रकार की मेमोरी का हम यूज करते हैं, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में दो मुख्य मेमोरी का प्रयोग होता है। कौन कौन सी? एक रैम और दूसरी रोम। तो यहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी, तो यहां पर प्रश्न किससे पूछा है? शब्द क्या दिया गया है? रैम। अब ये रैम कौन सी मेमोरी है? तो पहले हमने क्या कहा? पहले हम शब्द का पूरा ध्यान से पूरी उसकी डिटेल को समझें, ताकि वो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि एक प्रश्न परीक्षा में एक प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहले मेमोरी कौन सी? प्राइमरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी? रैम।
कौन सी रैम, पूरा नाम क्या है इसका, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये रैम जो है, रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है, अस्थायी स्टोर होता है। कैसे स्टोर होता है, अस्थायी स्टोर होता है। तो रैम प्राइमरी मेमोरी है, रैम के अंदर डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है, और अस्थायी मेमोरी को वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। वॉलेटाइल का मतलब ऐसी मेमोरी जिसके अंदर हम डेटा को केवल कंप्यूटर चलते समय ही स्टोर कर सकेंगे, लेकिन किसी भी कारण यदि कंप्यूटर बंद होता है तो उसके साथ में जो डेटा उसके अंदर सेव हुआ था वो कंप्यूटर बंद होने के साथ में डिलीट हो जाएगा, वहां से चला जाएगा। तो ऐसी मेमोरी क्या कहलाती है, वॉलेटाइल मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी। तो चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं कि ऑप्शंस में गलत ऑप्शंस कौन सा है। तो चार ऑप्शंस हमें, चार विकल्प दिए गए हैं। पहला, रैम एक अस्थायी स्टोरेज एरिया है, बिल्कुल सही है, सत्य है। दूसरा, रैम हार्ड डिस्क जैसी ही है। क्या रैम हार्ड डिस्क जैसी है? ये हार्ड डिस्क कौन सी मेमोरी है? हार्ड डिस्क तो सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क कौन सी मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है। और ये जो हार्ड डिस्क है ये कैसी होती है? स्थायी होती है। ये कैसी होती है? स्थायी होती है। तो क्या ये स्थायी है? जी नहीं। तो यहां पर ये हार्ड डिस्क जैसी नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है, ये असत्य है। तो यही तो पूछ रहा था वो, कौन सा सत्य कौन सा असत्य है। तो यहां पर क्या हो गया, ये असत्य। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। रैम वॉलेटाइल है, बिल्कुल सही है, रैम वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब अस्थायी है। आगे बढ़ते हैं। जब आप कंप्यूटर बंद करते हैं तो रैम में संचित सूचना गायब हो जाती है, बिल्कुल सही है कि जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो रैम के अंदर जो डेटा स्टोर है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑटोमेटिकली वह डिलीट हो जाता है। तो बिल्कुल आगे चलते हैं। बिल्कुल सही आंसर हमें मिल गया है कि ए, सी और डी सत्य है और बी क्या है, असत्य है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या है कि सम A1 B8 का उदाहरण है। अगर ऐसा शब्द हम देखें, क्या देखें, सम A1 कॉलन B8 का उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण होगा? ये किसका उदाहरण होगा? तो यहां पर क्या ये फंक्शंस का उदाहरण होगा? क्या ये फॉर्मूला का उदाहरण होगा? क्या ये सेल का कोई एड्रेस होगा? या क्या ये कोई सेल की वैल्यू होगी? तो आप पढ़ें और यहां पर बताएं कि इन चार में से प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ये क्या है। तो देखो ध्यान से समझना है कि यहां पर हमें ये पता करना होगा, ये जो सम लिखा जाता है ये सम हम कब लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? सम एक फंक्शन है। क्या है ये? फंक्शन है। तो इसका मतलब उत्तर हमें पता चल गया कि सम क्या है, एक फंक्शन है। और ये फंक्शन कहां पर उपयोग में लिया जाता है? ये फंक्शन गुलाब जी, अंकिता जी, स्टडी, और यहां पर आपके जो जवाब है वो गलत है, आपने सी कहा है। सम A कॉलन B किसका उदाहरण है? फंक्शंस का। ध्यान से समझें, फंक्शन, सम क्या है? फंक्शन से। कहां पर प्रयोग करते हैं? MS एक्सेल में। ध्यान से समझना, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सॉफ्टवेयर हमें दिए गए हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। हम जब MS एक्सेल का प्रयोग करते हैं तो इस MS एक्सेल के अंदर हमें गणनाएं हम कर सकते हैं। गणना हम चार्ट बना सकते हैं। हम यहाँ पर चार्ट और गणनाओं के लिए MS एक्सेल का प्रयोग करते हैं। और जब हम गणितीय गणनाएं करते हैं तो उन गणितीय गणनाओं के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, हम फंक्शंस का प्रयोग करते हैं। मतलब कि हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? फॉर्मूला और फंक्शंस का। कहां पर? इस MS एक्सेल के अंदर। तो इस MS एक्सेल के अंदर हम क्या देखते हैं? फॉर्मूला और फंक्शंस। मान लीजिए जैसे हमने लिखा A1, हमने क्या लिखा? A1 बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3। तो जब हम इस तरह से A1 प्लस A2 प्लस A3 लिखेंगे तो ये क्या होगा? एक फॉर्मूला होगा।
और यदि जोड़ने का पहले से बना हुआ फॉर्मूला है तो उसे हम क्या कहेंगे, फंक्शन। तो जोड़ का पहले से बना हुआ फॉर्मूला क्या कहलाएगा, फंक्शंस। तो यहां पर सम क्या है, पहले से बना हुआ फंक्शन है। तो बिल्कुल सही उत्तर क्या हुआ यहां पर, फंक्शन। और फॉर्मूला क्या है, ऐसा जो a1 प्लस a2 प्लस a3, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम कर सकते हैं फॉर्मूला। अब देखिए सेल एड्रेस क्या होगा, जिस सेल एमएस एक्सेल में हमें क्या दी हुई होगी, एमएस एक्सेल के अंदर हमें स्प्रेडशीट दी हुई है और इस स्प्रेडशीट पर जिस शीट के सेल पर हम डेटा को स्टोर करेंगे, तो जो शीट है, जो सेल है, उस सेल को हम क्या कहेंगे, सेल का एड्रेस। मान लीजिए ये ए वाली कॉलम है, ये पहली लाइन है, तो इस सेल का एड्रेस होगा A1, तो ये क्या कहलाएगा, A1 सेल का एड्रेस। और इसके अंदर यदि हमने कोई डेटा स्टोर किया है तो उसे क्या कहेंगे हम, वैल्यू। तो यहां पर अपने को ध्यान देना है कि एमएस एक्सेल के अंदर फॉर्मूला को लगाने के लिए फॉर्मूला बार का प्रयोग किया जाता है। तो फॉर्मूला बार होती है जिस पर फॉर्मूला या फंक्शन जब हम लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, उसके पहले हम बराबर लिखते हैं। और अब ध्यान से समझिए क्या लिखा है, सम। सम का मतलब जोड़ना, और ये क्या है, एक फंक्शंस है, पहले से बना हुआ फंक्शंस है, और उसके अंदर कौन सी वैल्यू को जोड़ना है, किसको जोड़ना है, तो A1 से लेकर के B8 तक जो कॉलम है उन सबको जोड़ने का काम किसका है, इस फंक्शंस का। तो इस तरह से यहां पर ये फंक्शंस क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। वैल्यू कहां से कहां तक जोड़ेगा, तो वो जो एरिया है वो एरिया हम यहां पर डिफाइन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या पूछता है कि वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं। अब ये वर्कशीट कहां पर है, ये वर्कशीट कहां है, वर्कशीट कहां होती है, तो एमएस एक्सेल के अंदर। तो यहां पर ध्यान दें, एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, यहां पर इसे हम कहते हैं स्प्रेडशीट, इसे ही हम क्या कहते हैं, वर्कशीट। और यहां पर ये क्या है, ये है कॉलम, और ये क्या है, ये है रो। तो यहां पर इस कॉलम और रो कहलाती है। कॉलम जो होता है उसे हम A, B, C, D से इंडिकेट करते हैं, और जो रो है उसे 1, 2, 3 से हम इंडिकेट करते हैं। और रो और कॉलम से मिलकर के यहां पर क्या बनता है, यह सेल बनता है। रो और कॉलम से मिलकर के क्या बनता है, सेल। तो यहां पर क्या पूछा गया है कि वर्कशीट में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो ये कॉलम है और ये रो है, तो इन दोनों के मिलने से क्या बना है, सेल बना है। और इस सेल का एक एड्रेस होता है जो कॉलम और रो के लेवल से मिलकर के बना होता है, उसे हम कहते हैं सेल एड्रेस। जैसे यहां पर ये A वाला कॉलम है, यहां पर पहली लाइन है, तो ये सेल होगा A1, तो इसको क्या कहेंगे, सेल एड्रेस। इस सेल के अंदर जो डेटा स्टोर किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे वैल्यू। तो यहां पर ये पूरी जो लाइन है उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम, स्तंभ। क्लियर है। तो यहां पर ये प्रश्न आपका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या बोलता है, तो देखो अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहां पर एक प्रश्न है, GIF का क्या तात्पर्य है, जिफ। अब यहां पर एक शब्द है GIF, जिफ। अब ये जिफ क्या होती है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्या है, और ये पूछ रहा है। अब ऑप्शंस यदि हम देखें तो पूछ रहा है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये फुल फॉर्म क्या है इसका, क्या ग्राफिक्स आइडेंटिफिकेशन फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स आइडेंटिटी फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरफेस फॉर्मेट। तो देखिए जिफ यहां पर क्या है, एक ग्राफिक्स इमेज फाइल है। यहां पर क्या है, ये ग्राफिक्स इमेज फाइल फॉर्मेट है, फाइल फॉर्मेट है। तो यहां पर ये फाइल फॉर्मेट क्या बता रहा है, जैसे हम कहते हैं ना MP3, तो MP3 का मतलब क्या हुआ, MP3, MP4। तो इसका मतलब क्या हुआ, MP3 का मतलब होता है कि यह कौन सी फाइल है, यह गाने वाली ऑडियो वाली फाइल है। हम कहते हैं MP4, MP4 कौन सी फाइल है, तो हम कहते हैं कि यह वीडियो वाली फाइल है। तो इस तरह से जो इमेज ग्राफिक्स की जो फाइल होती है वह कौन सी होती है, जिफ फाइल। और इसका बिल्कुल सही उत्तर सबसे पहले दिया है
अंकिता जी ने बिल्कुल परफेक्ट, उनका उत्तर है बी, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। जबकि हम एक और यहां पर फाइल देखते हैं, कौन सी, जेपीईजी। और ये जो जेपीईजी फॉर्मेट होता है, जेपीईजी, जो भी इमेज हम कंप्यूटर के अंदर उपयोग में ले रहे होते हैं वह सबसे ज्यादा हमें कौन सी देखने को मिलती है, जेपीईजी। और इस जेपीईजी का पूरा नाम क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो यहां पर जेपीईजी भी हम सबसे ज्यादा प्रयोग में लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट प्रयोग में लिया जाएगा। मतलब कि संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि यहां पर यदि आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संगीत उपकरण मतलब कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यदि आप उपयोग में लेते हो तो उसे आप किस पोर्ट पर जोड़ोगे। तो पोर्ट का मतलब क्या हुआ, पोर्ट का मतलब हुआ जहां सीपीयू से डिवाइस को जिस स्थान से जोड़ा जाए, सीपीयू से डिवाइस को जिस स्थान से जोड़ा जाए, जिस स्थान पर जोड़ा जाए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पोर्ट। जैसे आप पेन ड्राइव का प्रयोग करते हो तो पेन ड्राइव कहां कनेक्ट करते हो, पोर्ट पर। कीबोर्ड कहां पर कनेक्ट करते हो, पोर्ट पर। माउस कहां पर कनेक्ट करते हो, पोर्ट पर। तो ये सभी डिवाइसेस कहां पर जोड़ी जाती है, पोर्ट पर। तो जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर हम जोड़ते हैं पोर्ट पर। सामान्य एक शब्द पेन ड्राइव सबसे ज्यादा आप प्रयोग में लेते होंगे कंप्यूटर पर, तो वो पेन ड्राइव कौन से पोर्ट पर जोड़ी जाती है, यूएसबी पोर्ट पर। कौन से पोर्ट पर जोड़ी जाती है, यूएसबी पोर्ट पर, पेन ड्राइव जहां पर हम जोड़ रहे हैं। तो ये यूएसबी का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यहां पर यूएसबी का पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। लेकिन इस प्रश्न का सबसे बेहतरीन, सबसे पहले उत्तर दिया है विक्रांत जी ने, और विक्रांत सोनी जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है मिडी पोर्ट। हम क्या कहेंगे उसको, मिडी पोर्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, यहां पर यह पोर्ट होगा। तो यहां पर बिल्कुल मिडी जो पोर्ट है उसके माध्यम से हम जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें हम आसानी से जोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। यहां पर हमें केवल लॉजिक का पता करना है कि कितनी मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है। तो ध्यान दें कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। 8 बिट से क्या बनता है, 1 बाइट बनता है। 1024 बाइट से क्या बनता है, 1 किलोबाइट बनता है। 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है। 1024 गीगाबाइट से 1 टेराबाइट बनता है। और इस तरह से टेराबाइट से फिर पेटाबाइट बनता है। पेटाबाइट से एक्साबाइट, फिर एक्साबाइट से जेटाबाइट, जेटाबाइट से योटाबाइट, योटाबाइट से ब्रुंटोबाइट, ब्रुंटोबाइट से जोबाइट। तो इस तरह से यहाँ पर ये बाइट सिस्टम हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कितने मेगाबाइट। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 1024, 128, 256 या 512। तो ध्यान रखना है हमें, हमेशा आंकड़ा क्या रहेगा, 1024 रहेगा। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा 1024 के मिलने पर नई यूनिट, मेजरमेंट यूनिट हमारी तैयार हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। एमपी स्पेशल टॉपिक वाइज क्लासेस ही यहाँ पर आपको दी जा रही है। और यहाँ पर एमपी पटवार के अंदर एमपी जो भी प्रतियोगिताएं परीक्षा दे रहे हैं, एमपी पीएससी की आप परीक्षाएं दे रहे हैं, एमपी कांस्टेबल की यदि आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बैंक की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर कंप्यूटर आपको पूछा जाने वाला है और उस कंप्यूटर की तैयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल को आप लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो एमपी उत्कर्ष में आपको जो भी क्लासेस हैं वो आपको इस कमेंट में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर के आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो और सारी डिटेल को आप वहां से
प्राप्त भी कर सकते हो। ये पीडीएफ भी वहां पर आपको निःशुल्क उपलब्ध होगी। तो सारी जानकारी आप चैनल के माध्यम से रोजाना देख सकते हो, उपयोग में ले सकते हो। तो इस कमेंट के अंदर जो आपको लिंक दिया है उसको आप जरूर देखिएगा। चलिए, विषम को चुनिए। यहां पर प्रश्न क्या दिया गया है? प्रश्न दिया गया है कि विषम को चुनना है। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। अलग कौन सा है? तो अलग कौन सा है उसे पहचानना है। तो जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, तो जो भी क्लासेस हो रही हैं उसके पीडीएफ आपको मिलेगा, और यहाँ पर जो कमेंट आपको दिखाई दे रहा है उसके साथ में कमेंट आपको पिन होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, आप उसे ध्यान से पढ़िए। वहाँ पर आपकी समस्या का समाधान दिया हुआ है, आप जो पूछना चाहते हैं वो वहाँ पर दिया हुआ है। सारी जानकारी आपको इस चैनल पर दिखाई देगी। कौन सी क्लास लगने वाली है, कब लगने वाली है, तो वो सारी जानकारी आप इस एमपी उत्कर्ष के अंदर आप देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पर देखो, विषम को चुनना है। अलग कौन सा है? तो अलग यूनिक्स है, MS डॉक्स है, विंडोज 98 है, या MS एक्सेस है। तो यहाँ पर देखो अलग कौन सा है उसे देखना है। तो यहाँ पर अलग को हमें पहचानना है। अब यहाँ पर यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। यहाँ पर MS डोज यहाँ पर क्या दिया है, तो इसको हम सही थोड़ा सा कर देते हैं। यहाँ पर ये क्या है? MS डोज। तो यहाँ पर MS डोज किसका नाम है? MS डोज यहाँ पर है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम। विंडोज 98 पूछा गया है, ये किसका नाम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम। अब इन चारों में से अलग कौन सा है? तो यहाँ पर यूनिक्स, MS डोज, विंडोज या एक्सेस। तो यहाँ पर देखो अलग कौन सा हो जाएगा? MS एक्सेस। ध्यान से समझना, यूनिक्स, MS डोज और विंडोज, ये जो शब्द हैं ये किससे रिलेटेड हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम से। ये शब्द किससे रिलेटेड हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया गया एक CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग है? CUI ऑपरेटिंग सिस्टम, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। मतलब आप जो भी कार्य करेंगे वो कैरेक्टर का प्रयोग करते हुए आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट होकर के कर सकते हैं। तो ऐसा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर विंडोज क्या है? विंडोज GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। तो यहाँ पर ये तो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहां ये जो शब्द है MS एक्सेस, ये क्या है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहां पर देखो, अब ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम हुए, और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर हुआ? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल, MS एक्सेस, ये सभी कौन से सॉफ्टवेयर हुए? ये सभी सॉफ्टवेयर हुए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। राहुल जी, लिखने के लिए टाइम दिया करें सर। बिल्कुल, मैं आपको समय दे रहा हूं, आप आराम से इसकी जो डेप्थ है उसको लिख लिया करें, और बार बार आप इस वीडियो को चला करके देख सकते हो, आंसर को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पर केवल प्रश्न पढ़ करके उत्तर नहीं दे रहा हूं, और मेरा मकसद ये नहीं है कि प्रश्न पढ़ा और उत्तर दे दिया। मेरा मकसद ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे बिल्कुल गहराई से समझ सकें। जो हम पढ़ने वाले हैं, हम इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो हम चारों विकल्प को समझें, ताकि हमारी जो प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी है उन तैयारी को हम सबसे बेहतर बना सकें, और ज्यादा से ज्यादा हम परफेक्ट नंबर ला सकें। तो ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जुड़िए, तो आपको ही फायदा होने वाला है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? तो यहां पर ध्यान से समझें आप। यहां पर मैं सीधा उत्तर बता देता हूं। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? तो यहां पर देखा होगा आपने, एक शब्द है ड्राइवर। तो ड्राइवर का मतलब क्या? ड्राइवर क्या होते हैं? ड्राइवर होता है चलाने वाला। गाड़ी चलाने वाला कौन होता है? ड्राइवर। यहां पर शब्द क्या है? डिवाइस ड्राइवर। मतलब क्या हुआ? डिवाइस को चलाने वाला। क्या हुआ? ये डिवाइस को चलाने वाला क्या हो गया? डिवाइस ड्राइवर। अब जो डिवाइस है वह तो हार्डवेयर है,
लेकिन उसको चलाने वाला कौन, उसको कौन चला रहा है, उसको चला रहा है कंप्यूटर पर एक सॉफ्टवेयर। तो डिवाइस ड्राइवर एक छोटा सॉफ्टवेयर, स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो उस डिवाइस को चलाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जैसे मान लीजिए हम बात करें अपने कीबोर्ड की, माउस की, या किसी भी तरह के प्रोडक्ट की, तो हम अगर उस डिवाइस को कंप्यूटर पर जोड़ते हैं तो हमें उसका एक सॉफ्टवेयर प्राप्त होता है। जैसे आप देखिए प्रिंटर, जब आप प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो प्रिंटर के साथ में एक सीडी आपको दी जाती है, प्रिंटर के साथ में उसका ड्राइवर, उसको इंस्टॉल करना होता है, उसके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है। तो ये क्या है कंप्यूटर विशेषज्ञ जी नहीं अंकिता जी, आपने जो जवाब दिया है वो गलत है। ये क्या है, बाहरी स्टोरेज डिवाइस के लिए क्या पावर है, ये पावर टाइनी पावर कार्ड है? जी नहीं। क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर के पुर्जे हैं? जी नहीं। क्या है? तो ये तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस के आधार पर, यही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि ऑप्शंस के आधार पर हमें उत्तर देना है कि ये छोटे विशेष उद्देश्य प्रोग्राम होते हैं। शब्द पर गौर करिएगा कि यहां पर डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, और सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, प्रोग्राम कहलाते हैं। ये क्या है, पुर्जे मतलब हार्डवेयर होते हैं? नहीं। यहां पर क्या है, ये कार्ड, डिवाइस का कार्ड मतलब हार्डवेयर? जी नहीं, यहां पर हार्डवेयर नहीं होगा। यहां पर कंप्यूटर विशेषज्ञ? जी नहीं, यहां पर ये क्या है, छोटे विशेष उद्देश्य के प्रोग्राम जो उस हार्डवेयर को चलाने का कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? अब देखो यहां पर फिर ऐसा प्रश्न आ गया है सामने कि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं के बारे में हमें बताना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर पर देखते हैं। अब यहां पर कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो सिस्टम को चलाने के लिए जो कंप्यूटर सिस्टम है, उस पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर उपयोग में लिए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका हम सीधा प्रयोग करते हैं और हम उनका प्रयोग करके आसानी से उस पर क्या करते हैं, हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे हमने एमएस वर्ड का प्रयोग किया, एमएस एक्सेल का प्रयोग किया, एमएस पावर पॉइंट का प्रयोग किया। तो जब हमें प्रेजेंटेशन बनानी हो तब हम किसका प्रयोग करेंगे, पावर पॉइंट का। जब हमें लेटर लिखना हो, जब हमें काम लेटर लिख करके कोई कार्य करना हो तब हम किसका प्रयोग करेंगे, तब हम प्रयोग करेंगे एमएस वर्ड का। तो इस तरह से एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और हम कंप्यूटर पर कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं जो अपनी उपयोगिताओं के कारण रखे जाते हैं, जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे एंटीवायरस, जैसे डिस्क क्लीनअप। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। अब देखिए यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, बिल्कुल सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। प्रश्न क्या दिया है, नहीं को पहचानना है। कंपाइलर, इंटरप्रीटर और एमएस वर्ड। तो यहां पर एमएस वर्ड यहां पर क्या है, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी दोनों ही क्या है, यहां पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में व्यवस्थित करने को डैश कहा जाता है। यदि किसी डेटा को हम लॉजिकल सीक्वेंस में व्यवस्थित करते हैं, हम कॉलम के अनुसार उसे व्यवस्थित करते हैं, हम उसको व्यवस्थित अरेंज करते हैं, उससे डेटा को हम आरोही या अवरोही क्रम में जमाते हैं। हम कैसे जमाते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में उसे व्यवस्थित करते हैं। हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे मान लीजिए हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम लिखे, उन्हें ए वाले, फिर बी, फिर सी, इस तरह से ऑर्डर में जमाना हो, हमें ए से जेड के ऑर्डर में जमाना हो या जेड से ए के ऑर्डर में जमाना हो, हमें 0 से 100 के ऑर्डर में जमाना हो या 100 से 0 के ऑर्डर में जमाना हो, तब उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे क्या, क्लीफाइंग, क्या सर्चिंग, क्या एडिटिंग या सॉर्टिंग। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा सॉर्टिंग। क्या कहेंगे हम उसे, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। तो यहाँ पर आरोही और अवरोही क्रम में डेटा को व्यवस्थित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सॉर्टिंग का।
तो चलिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया उसका सही आंसर क्या है, सॉर्टिंग। जबकि सर्चिंग का मतलब क्या होता है, वेबसाइट पर। बिल्कुल अंकिता जी, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो वेबसाइट पर जब हम बार बार किसी वेब पेज को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, तब हम क्या करते हैं, सर्चिंग। और जब हम उस पेज पर कुछ लिखते हैं तब हम क्या करते हैं, एडिटिंग। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कहता है कि वर्कबुक देश का एक कलेक्शन है। वर्कबुक किसका कलेक्शन है, तो वर्कबुक किसका कलेक्शन है। यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं, पेज सेटअप का, दूसरा ऑप्शन है बटन का, तीसरा ऑप्शन है वर्कशीट का, चौथा ऑप्शन है चार्ट का। तो देखो वर्कबुक क्या होती है, कहां होती है, तो सबसे पहले हमें ये बात ध्यान से समझनी है कि वर्कबुक क्या है। वर्कबुक, वर्कबुक कहां पर उपयोग में ली जाती है, वर्कबुक उपयोग में ली जाती है एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल में, एमएस एक्सेल के अंदर हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, वर्कबुक का। और एमएस एक्सेल में बनी हुई फाइल को, एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल को हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक। तो ध्यान दीजिएगा, एमएस एक्सेल में जो फाइल हम बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्कबुक। और इस वर्कबुक में हमें क्या दिखाई देती है, हमें दिखाई देती है स्प्रेडशीट, या हमें दिखाई देती है वर्कशीट। तो ऐसी स्प्रेडशीट और वर्कशीट के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। तो यहां पर पेज सेटअप, बटन, वर्कशीट या चार्ट, तो बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है, वर्कबुक कहा जाता है। जैसे हम एमएस वर्ड की बात करें तो एमएस वर्ड में हमें पेज दिखाई देते हैं, पेज के समूह को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। ऐसे ही एक्सेल में हम वर्कशीट, स्प्रेडशीट हमें दिखाई देती है और इसके समूह को हम कहते हैं वर्कबुक। इसी तरह से हम पावर पॉइंट की यदि बात करें तो पावर पॉइंट का मतलब क्या, कि पावर पॉइंट के अंदर हमें स्लाइडें दिखाई देती है और उन स्लाइडों के समूह को क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन। तो इस तरह से हम यहाँ पर उपयोग में लेते हैं। चार्ट क्या है, जब हम चार्ट बनाना चाहते हो, जिस ऐसे इस तरह से यदि हम चार्ट ग्राफ को डिनोट करना चाहते हो तो हम चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। पेज सेटअप का मतलब होता है जो पेज है उसको व्यवस्थित करना, उसके मार्जिन को व्यवस्थित करना, उसके ओरिएंटेशन को व्यवस्थित करना, उस पेज साइज क्या होगा उसे व्यवस्थित करना। तो ये सारे हमें समूह कहां पर दिखाई देंगे, पेज सेटअप के अंदर। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट को सेव और क्लोज करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे। तो सेव और क्लोज, तो सेव करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल एस। तो यहां पर कंट्रोल एस का मतलब क्या होता है, सेव करना। लेकिन वहां पर सेव और क्लोज दोनों ही यदि करना हो तब हम किसका प्रयोग करेंगे, तब हम प्रयोग करेंगे यहां पर कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का। तो यहां पर कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का प्रयोग करके हम सेव और क्लोज दोनों ही एक साथ कर सकते हैं। जबकि यहां पर सी का मतलब क्या है, कॉपी करना। तो यहां पर हम किसी भी टेक्स्ट को डुप्लीकेट बनाना चाहते हो तब हम उसे क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे और बाद में उसे क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। तो यहां पर क्या होगा, वो कंट्रोल प्लस सी। तो सेव करने के लिए सिर्फ सेव करना हो तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस, केवल कॉपी करना हो तो कंट्रोल सी, लेकिन दोनों कार्य करने हो तो डब्ल्यू। प्रश्न दिया गया है, कंट्रोल प्लस अप एरो कर्सर को मूव करता है। देखिए जब हम कीबोर्ड की बात करते हो, अब ये प्रश्न क्या कहां से संबंधित है, कीबोर्ड से। तो जो कीबोर्ड है उस कीबोर्ड के माध्यम से जब हम कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं तो उस कीबोर्ड के अंदर हमें बहुत सारी कीज दी हुई होती है, जैसे शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट की दी हुई होती है। और हमें यहाँ पर अप या एरो जो कर्सर होता है, अप एरो कर्सर, ध्यान से समझना, यहां पर ये वाला कर्सर एक डाउन में, एक अप में, एक लेफ्ट में, एक राइट में। तो जो एरो कर्सर होते हैं जो ऊपर की ओर हमें दिखाई देता है अप की ओर, ये वाला। तो यदि कंट्रोल की के साथ में हम इस की का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, एक लाइन ऊपर चले जाएंगे, एक पैराग्राफ ऊपर आ जाएंगे, एक पेज ऊपर आ जाएंगे, एक स्क्रीन ऊपर आ जाएंगे। तो देखिए यहां पर क्या होगा, एक पैराग्राफ हम ऊपर की ओर बढ़ जाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हमने क्या देखा, बहुत सारे प्रश्न देखे, उन प्रश्नों के हमने ऑप्शंस देखे और बिल्कुल सही जो विकल्प है उसको हमने यहां पर चुना। और इसी तरह से हम यहां पर बहुत सारे प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। तो यहां पर देखो, अब अगला प्रश्न क्या है,
पेज मार्जिन पर कितने मार्जिन होते हैं। तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, पेज मार्जिन। अब यहां पर अपने को समझना है कि मार्जिन कहां होता है। तो ये जो पेज है, इस पेज पर जब हम कुछ लिखते हैं तो पेज के चारों ओर जो छोड़ा गया स्थान होता है जहां पर हम कुछ भी न लिखें उसे कहते हैं पेज मार्जिन। मान लीजिए हमने ऊपर की ओर से कुछ नहीं लिखा तो इसे कहते हैं टॉप मार्जिन। मान लीजिए हमने नीचे की ओर जगह छोड़ दी, यहां पर हमने कुछ नहीं लिखा तो इसको कहेंगे हम बॉटम मार्जिन। मान लीजिए हमने लेफ्ट में जगह छोड़ दी, यहां पर हमने कुछ नहीं लिखा, क्या कहेंगे, लेफ्ट मार्जिन। और राइट में यदि स्थान छोड़ दिया, यहां पर हम कुछ नहीं लिखे तो इसे कहेंगे राइट मार्जिन। तो यहां पर मार्जिन कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के। ऊपर की ओर जगह छोड़ देना टॉप, नीचे से जगह छोड़ देना लेफ्ट और राइट से जगह छोड़ देना, क्या कहलाता है, मार्जिन। मार्जिन का मतलब कि हम यहां पर नहीं लिखेंगे, हम लिखना यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक लिखेंगे। तो इस तरह से आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। जो भी हमारी क्लास हो रही है, आप जो भी जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपनी इस क्लास को आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हमारे साथ और शानदार अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ सकें और आप बहुत अच्छे तरीके से कंप्यूटर की और अन्य जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनके सब्जेक्ट की आप तैयारी कर सकें। तो आप इस से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास होगी, बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा। आप एमपी उत्कर्ष चैनल पर जाकर के और वो लिंक, वो चैनल पर आप पूरी जानकारी आप आसानी से देख सकते हो। तो चलिए फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ में, नए उत्तर के साथ में, नए तरीके से, ताकि हम अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं को सुपर परफेक्ट कर सकें और जो कंप्यूटर है उसकी बारीकी को समझ सकें, एक एक ऑप्शन को हम समझ सकें। हम यहाँ पर केवल यहाँ पर प्रश्न के उत्तर नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पर पूरी डिटेल में उसकी बात कर रहे हैं, ताकि हम अपने कंप्यूटर की पकड़ को बहुत मजबूत बना सकें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।